Hello students, myself Dr. Hansa Lunayach, Associate Professor in Geography at Government Girls College, Jammu. Today we will study about scope of human geography. संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र. Before studying the scope of human geography, let us make it clear that what is scope. See, scope is the extent of the area or subject matter that something deals with or to which it is relevant. हिंदी में अगर हम समझें तो विषय क्षेत्र किसी भी विषय की वह सीमा है जिसमें जो कुछ भी उस विषय से संबंधित है या जिसके साथ वह विषय प्रासंगिक है उसका हम उसमें अध्ययन करें, वह विषय क्षेत्र कहलाता है. हमारा टॉपिक रहा है संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र. तो देखिए, संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र में हम मुख्यतः किन चीज़ों को सम्मिलित करेंगे? जो भी उससे संबंधित है संसाधन भूगोल से और जो उसके साथ प्रासंगिक है, उन सब का सम्मिलित अध्ययन हम इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत करेंगे. इसीलिए हम मुख्यतः संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र में पृथ्वी तल के संसाधनों, चाहे वो संसाधन जैविक हों चाहे अजैविक हों, उन सभी संसाधनों का हम अध्ययन करते हैं. हम उनकी विशेषताओं का, उनके उत्पादन का और वो किस प्रकार से वो जो संसाधन हैं उपयोग में लाए जा रहे हैं, उन सभी का अध्ययन हम संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र में करेंगे. अब डिटेल में जब हम जाते हैं तो हम इसके जो विषय क्षेत्र को, अध्ययन क्षेत्र को हम कई भागों में विभक्त कर सकते हैं. आइए आज हम उन सभी भागों को विस्तृत रूप से हम उसको डिस्कस करेंगे आज. तो सबसे पहला जो है वो है प्राकृतिक संसाधन. अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन बेसिकली प्रकृति से हमें जो प्राप्त जितने भी संसाधन हैं जो हम मनुष्य उपयोग में ला रहा है, जो हमारी जिनकी कोई उपयोगिता है हमारे लिए, वो सारे संसाधन हम प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में रखते हैं. अब हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन वातावरण की कुल दशाओं के योग का एक भाग है जिससे मानवता अस्तित्व में है. मनुष्य किसी न किसी रूप से हम प्राकृतिक संसाधनों का ही यूज़ कर रहे हैं अपने जीवन के लिए. जैसे हवा ले लीजिए, पानी ले लीजिए, सौर ऊर्जा ले लीजिए, ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं. तो देखा जाए तो मानवता का जो अस्तित्व है वो इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है. अब ये सारे प्राकृतिक संसाधन हमें हमारे वातावरण से मिलते हैं. तो वातावरण के इस घटक का जो प्रयोग है वो उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाता है. यानी जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनसे हम कोई ना कोई उत्पादन या वस्तुएं बना के हम उनका उपयोग कर रहे हैं. ये सभी प्राकृतिक संसाधन मानव समाज की भौतिक व सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं. जो प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें हम एयर यानी वायु, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, भूमि, हमारे जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, जलीय संसाधन हैं, जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं, लोहा, चांदी आदि जितने भी खनिज पदार्थ जो हैं वो, प्लस हमारा जो वेजिटेशन है, जो हमारी वनस्पति है, वो सारे इन प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं. और इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन हम संसाधन भूगोल में सविस्तार से करते हैं. अगला जो हमारे संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र का जो भाग है वो है मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स. मानव भी एक संसाधन है क्योंकि हम इसको
संसाधन भूगोल से अलग रह के नहीं मान सकते कि मानवीय संसाधन भी हमारा जो समाज है, जो हमारी सांस्कृतिक स्वरूप है, इन सब में मनुष्य का भी अपना एक रोल है। मानवीय संसाधनों को हम देखें तो मानवीय संसाधनों के 3 पक्ष हैं जो संसाधन भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं या पढ़े जाते हैं। पहला जो पक्ष है वो है हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या। किसी प्रदेश की जनसंख्या क्या है, उस जनसंख्या का जो मेंटल लेवल है, मानसिक क्षमता है, शारीरिक शक्ति है, और उस पॉपुलेशन का जो हेल्थ स्टेटस है, स्वास्थ्य है, वो किस प्रकार का है, ये सारा अध्ययन हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत विस्तार से करते हैं। क्योंकि अगर मानसिक क्षमता अच्छी है, किसी पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो हेल्दी हैं और फिज़िकली एक्टिव हैं, तो निश्चित रूप से वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देते हैं। दूसरा जो पक्ष है मानवीय संसाधनों का, वह है जनता का सामाजिक संगठन, जिसके द्वारा संसाधन उपयोग प्रभावित होता है। देखिए, संसाधन का उपयोग जो हमारा समाज है, हमारी संस्कृति जैसी है, उस प्रकार ही हम संसाधनों को उपयोग में लाते हैं। जैसे समाजवाद हुआ, पूंजीवाद है, साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद है, जनतंत्र आदि जितने भी सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन हैं, इनका प्रभाव जो है वो संसाधनों के उपयोग को प्रभावित करता है और साथ ही प्रादेशिक व आर्थिक उन्नति को भी ये सामाजिक संगठन जो हैं ये सब प्रभावित करते हैं। तीसरा पक्ष देखिए हम करते हैं संस्कृति का प्रतिरूप। यह भी एक संसाधन है। संस्कृति का जो प्रतिरूप है वो भी एक संसाधन के अंतर्गत ही आता है। जिस प्रदेश में विज्ञान या तकनीकी की अधिक उन्नति होगी, उस प्रदेश का आर्थिक विकास भी उतना ही ऊंचे स्तर का होगा। जैसे कि हम कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखते हैं, यूएसए हुआ, ब्रिटेन हुआ, यहाँ की जो सांस्कृतिक प्रतिरूप है वो साइंटिफिकली टेक्निकली बड़ा एडवांस है। तो ये सारा जो एडवांसमेंट है उनका, वो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर जो क्षेत्र है उसके आर्थिक विकास में योगदान दे रहा है। तो ये सब चीज़ें, तीनों पक्ष जो हैं वो संसाधन भूगोल के अंतर्गत विस्तृत रूप से अध्ययन किए जाते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है वो है संसाधन उपयोग, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। देखिए, मानव अपनी संस्कृति व टेक्नोलॉजी का विकास करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग जितनी मात्रा या अवस्था तक कर लेता है, वह उसी मात्रा और अवस्था तक ये तत्व संसाधन बन जाते हैं। यानी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, मनुष्य जो है, जो मनुष्य की जो संस्कृति ज्ञान है, उसका टेक्नोलॉजिकल ज्ञान है, वो किस हिसाब से कितनी मात्रा में यूज़ कर पा रहा है और उन संसाधनों को अपने अनुसार मॉडिफाई कर पा रहा है, वो सब इस पर डिपेंड करता है। और उसी मात्रा में कोई भी वस्तु है उसके लिए संसाधन बन जाती है। अब मनुष्य ने जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन जो हमारे पास मौजूद हैं, उन सब संसाधनों का कई प्रकार से उपयोग किया है। पहले हम लेते हैं वायु। वायु भी एक संसाधन है। देखिए, वायु जो है जीव जगत के लिए तो आवश्यक है ही, साथ ही हम देखें तो वायु के द्वारा ऊर्जा का निर्माण भी हो रहा है। विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो सब हम कर रहे हैं वायु से। उसके बाद हम परिवहन के साधन भी वायु से उपयोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए, वायु का जो तीसरा उपयोग है वो है कि वायु के अंदर नाइट्रोजन जो गैस होती है उससे हम फर्टिलाइज़र्स भी बना रहे हैं। तो
हमने ये वायु ने हमें जीव जगत के लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ ही हमने हमारा तकनीकी ज्ञान से क्या किया, विंड एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन के साधनों में विंड एनर्जी को यूज़ करना शुरू कर दिया, और प्लस जो नाइट्रोजन गैस है विंड के अंदर उसको हम फर्टिलाइज़र्स के यूज़ तौर पे हम उपयोग करने लग गए। तो ये निश्चित ये जो वायु संसाधन है, जो उसकी मात्रा जो है वो किस हिसाब से यूज़ हो रही है, तो इसमें हमारा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगला हम अगर लें संसाधन का उपयोग का जो पार्ट है वो हम लें तो सौर ऊर्जा को लीजिए। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी बेसिकली सबको पता है, हमें सूर्य से प्राप्त जो एनर्जी है, रेज से जो बनती है, वो सारा हम इसमें अध्ययन करते हैं। देखिए सोलर एनर्जी भी वही वायु की तरह जीव जगत के लिए तो आवश्यक है ही, लेकिन साथ ही साथ मनुष्य ने अपने टेक्नोलॉजिकल नॉलेज से उसका जो उपयोग की क्षमता है उसको बढ़ाया है। सोलर एनर्जी को बेसिकली हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, नवीनकरणीय संसाधन कहते हैं हम उसको। और ये सौर ऊर्जा जो है ये मनुष्य, वेजिटेशंस, वाइल्ड लाइफ, इनके साथ साथ हमें सौर ऊर्जा के रूप में भी हमारे लिए एक बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है, विद्युत उत्पादन का उत्तम स्रोत बन गई है। तो ये सब चीज़ें हमारा जो संसाधन उपयोग का ये पार्ट है, ये भी हम संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम ले वाटर को, जल को। देखिए वाटर जो है वो जीव जगत की सर्वप्रमुख आवश्यकता है, सबको पता है, और इसके जल से हम हमारे जितने भी हाउस होल्ड वर्क्स हैं, घरेलू कार्य हैं, हमारी जो क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, कृषिगत फसलें हैं, पशुओं के लिए हमें उपयोग में आ रहा है, वनस्पतियों के लिए जल उपयोग में आ रहा है, इसके साथ साथ जल विद्युत उत्पादन के लिए हम इसको उपयोग में ले रहे हैं, विनिर्माण उद्योग जो हैं उसके अंतर्गत ये काम आता है, जैसे जितनी भी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो धातु को ठंडा करने, सफाई करने, इन सब के अंतर्गत जल का हम उपयोग में ले रहे हैं। साथ ही साथ हम नौ परिवहन में इसको यूज़ लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी जल का उपयोग है, मत्स्य पालन जो मराइन एग्रीकल्चर है उसमें हम इसको यूज़ में ले रहे हैं। तो ऐसे तरीके से इसका जो उपयोग की अवस्था है, जितना हमारा तकनीकी ज्ञान है उस हिसाब से हम जल संसाधन को उपयोग में ले रहे हैं। अगला है मिट्टी, सॉइल। मनुष्य की देखिए मूलभूत आवश्यकताएं मिट्टी से ही प्राप्त होती हैं। उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है, बेसिकली अगर हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को हम देखें तो उद्योगों के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कृषिगत फसलों से ही प्राप्त होता है, और ये कृषिगत फसलें जो हैं वो किस पे निर्भर करती हैं, हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी पर निर्भर करती हैं, मिट्टी की उर्वरता पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट जो संसाधन उपयोग का कंपोनेंट है वो है वनस्पति, वेजिटेशन जो है। वेजिटेशन वनस्पति जो है वो हमें फिर एक अगेन मानवीय जीवन का एक आधार भी कह सकते हैं इसको। इससे देखो वनों से जो पेड़ पौधे हैं, वन हैं, उनसे हमें बहुत सी चीज़ें, भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, साथ ही जो इमारती लकड़ी है वो प्राप्त होती है हमें उससे। इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल यानी उद्योगों के लिए कच्चा माल आदि, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें वनस्पतियों से प्राप्त होती हैं। अब हम इन वनस्पतियों का जो उपयोग है किस लेवल तक कर सकते हैं, वो हमारा मनुष्य जो है उसके तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट संसाधन उपयोग का कंपोनेंट है वो है जीव जंतु, एनिमल्स। एनिमल्स भी इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, संसाधन हैं, क्योंकि पशुओं से मनुष्य को क्या भोजन प्राप्त होता है, मिल्क, मीट और दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। साथ ही वस्त्रों के लिए रेशे,
जैसे सिल्क वॉर्म्स वगैरह होते हैं, उनसे हम कपड़े वपड़े बनाते हैं, ये सब। उसके बाद इनकी जो एनिमल हाइड्स हैं, यानी जो पशुओं की चमड़ी है, वो भी हमारे उपयोग में आती हैं। उनकी बोन्स है, वो भी हमारे एक संसाधन है, वो उपयोग में आती हैं। साथ ही जो पशु हैं वो हमें कृषि कार्यों में, भार ढोने में, सवारी के रूप में भी इनको प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट जो है संसाधन उपयोग का पार्ट, वो है खनिज संसाधन। देखिए, खनिज पदार्थ जो है वो संसार के अति मूल्यवान संसाधन हैं। हमारी जो मानव सभ्यता और संस्कृति है, उसका जो विकास है धातुओं तथा खनिज ईंधन के प्रयोग से ही हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब जीव जंतु, वनस्पति, मिट्टी, वायु, ये सारे सम्मिलित रूप से हम इनका जो उपयोग का लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन है, ये सब अध्ययन जो है हम संसाधन भूगोल में, रिसोर्स ज्योग्राफी में हम करते हैं। अगला जो संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र का स्कोप का जो पार्ट है, वो है संसाधन नियोजन, रिसोर्स प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग बेसिकली हम भविष्य के लिए करते हैं। किसी भी चीज़ को हमें डेवलपमेंट करना है तो हम प्लान करके चलते हैं कि हमारे ये पॉइंट्स होंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। तो संसाधनों का भी जो नियोजन है, क्योंकि संसाधन लिमिटेड हैं, तो इनका नियोजन भी हमारे संसाधन भूगोल के अंतर्गत, इनके नियोजन का भी अध्ययन किया जाता है। देखिए, भविष्य में मानव की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नति के लिए किसी भी प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन, संरक्षण तथा अनुकूलतम उपयोग की योजनाएं जो हैं, वो इसके अंतर्गत, संसाधन नियोजन के अंतर्गत ही बनाई जाती हैं। और इसीलिए ये संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत, या हम कह सकते हैं विषय क्षेत्र या स्कोप के अंतर्गत, हम इसको सम्मिलित करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि मनुष्य का जो आर्थिक विकास है, या आर्थिक विकास होगा तो सामाजिक विकास भी होगा, और सामाजिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक उन्नति भी होगी। तो कैसे हम ये चीज़ों को कंटिन्यू रख सकें, इसी के लिए हमें पहले तो रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है, जिसमें हम रिसोर्सेज का मूल्यांकन करते हैं कि कितना क्या है, और उन रिसोर्सेज के संरक्षण कैसे किया जाए, कैसे उनका अनुकूलतम उपयोग किया जाए, इन सब के लिए प्लानिंग करते हैं, ताकि लंबे समय तक मानव के लिए, मनुष्य के लिए संसाधन काम में लाए जा सकें। तो ये रिसोर्स प्लानिंग का जो पार्ट है, वो भी संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। अगला स्कोप का, रिसोर्स ज्योग्राफी के स्कोप के अंदर हम जो देखते हैं, वो है संसाधन प्रबंधन व संरक्षण, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। देखिए, संसाधन प्रबंधन से मतलब है कि किसी संसाधन के कुशल नियंत्रण तथा व्यवस्थापन से मतलब है, जो वर्तमान हमारे सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति करें। इस प्रबंधन या मैनेजमेंट के अंतर्गत हम उपलब्ध तकनीकी ज्ञान, उसकी भावी उपयोगिता एवं आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण आदि को ध्यान में रखकर हम करते हैं। प्रबंधन के द्वारा, यानी मैनेजमेंट से, हम किसी संसाधन के प्रयोग की विधि, उस संसाधन की मात्रा, दशा व दिशा का निर्धारण करते हैं, तथा संसाधन के अनुकूलतम उपयोग के साथ ही आवश्यक क्षति को रोकने का प्रयत्न करते हैं। अब ये सब तो हम मैनेजमेंट में करते हैं। अब कौन से पक्ष जो हम संसाधन प्रबंधन के अंदर लेते हैं, वो हैं संसाधनों का सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ रिसोर्सेस। यानी जैसे कोई भी कंट्री है या कोई भी रीजन है, कोई भी यानी देश प्रदेश हैं, उनके संसाधनों के प्रबंधन के प्रथम चरण में, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डिटेल सर्वे करते हैं संसाधनों का।
और उसका एक टेबुलेशन कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ये संसाधन मौजूद हैं और उनकी कितनी कितनी मात्रा हमें मौजूद है, वो एक टेबुलेशन कर लेते हैं। उसके बाद हम करते हैं संसाधनों का मूल्यांकन, रिसोर्स इवैल्यूएशन। देखो, संसाधनों का मूल्यांकन जो है सामान्यतः उसके भार, उसके गुण, उसकी मात्रा तथा मौद्रिक मूल्य के रूप में किया जाता है कि पर्टिकुलर क्षेत्र में जो संसाधन मौजूद है वो कितनी मात्रा में है, उसमें जो क्वालिटी है उस संसाधन की वो कितनी है, और उस संसाधन का जो मूल्य है, कीमत है वैश्विक उस आधार पर वो कितनी है। ये सब हम जब प्रबंधन शुरू करते हैं, प्रबंध मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट की सेकंड स्टेज है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो संसाधनों का उपयोग व संरक्षण। जब हमने सर्वे कर लिया किस क्षेत्र में कितने संसाधन मौजूद हैं, उनका टैबुलेशन कर लिया, फिर उनका इवैल्यूएशन कर लिया, उनकी मात्रा कितनी है, उनके गुण कितने हैं और उनका जो मौद्रिक मूल्य है वो किस हिसाब से है। उसके बाद आता है, हम करते हैं मैनेजमेंट के अंतर्गत वो संसाधनों का उपयोग व संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। यह एक देखिए, संसाधनों का उपयोग और संरक्षण एक समेकित प्रक्रिया है। संरक्षण का जो मेन उद्देश्य है, कंजर्वेशन का जो मेन एम है, वो है प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग तथा उसका प्रबंधन करना, कि उस जो संसाधन है हम उसका एडुकेट उपयोग करें, यूज़ करें और उसको मैनेज करें। उसमें से वेस्ट नहीं जाना चाहिए कोई भी संसाधन जो है, जिससे कि मानव लंबे समय तक उसको यूज़ कर सके उस संसाधन को। और वो कब पॉसिबल है, जब हम उस संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं। देखिए, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग जो है वो भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है, ताकि हम उससे क्या करें, इस विवेकपूर्ण उपयोग से हम क्या करेंगे कि हम उस संसाधन को संरक्षण भी दे सकते हैं, वो हमें सुलभ भी हो सकता है लंबे समय तक, साथ ही साथ जो पारिस्थितिकीय संतुलन है वो भी बना रहता है। अब संसाधन संरक्षण जो है वो भी संसाधन प्रबंधन का ही पक्ष है। यह किसी देश काल में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन का आधार तथा जनसंख्या के मध्य संतुलन से संबंधित है, जिससे वर्तमान सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए उचित तथा उच्चतम उपयोग के साथ ही उनको उनकी सतत आपूर्ति भविष्य में भी बनाए रखने की दृष्टि से इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि वर्तमान उपयोग में उसका दुरुपयोग ना हो, अपशिष्टीकरण यानी वेस्टेज ना हो तथा अनावश्यक शोषण ना हो, यानी हम न्यूनतम उपयोग करें और उसको वेस्टेज ना होने दें। ये जो संसाधन प्रबंधन का जो पार्ट है संरक्षण वाला, ये बेसिकली संसाधनों को टिकाऊ व वहनीय यानी सस्टेनेबल बनाने की एक उत्तम विधि है। तो ये सारी चीज़ें सम्मिलित रूप से संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र में स्कोप में हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या हुआ, हमारे प्राकृतिक संसाधन, जितने भी प्रकृति में मौजूद संसाधन है वो हमारा संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र में आ गए। फिर आगे जो मानवीय संसाधन है, यानी हम ह्यूमंस, हम जो मनुष्य हैं वो भी हम संसाधन की श्रेणी में ही आते हैं। उनसे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, चाहे उनकी समाज है, संस्कृति है, उनका टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी की सारी संसाधन भूगोल, रिसोर्स ज्योग्राफी के विषय क्षेत्र में आ गई। उसके बाद जो तीसरा है वो है संसाधन उपयोग, कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो किस प्रकार से उपयोग में लाए जा रहे हैं, उनका एक विस्तृत जो अध्ययन है वो भी हमारे विषय क्षेत्र में आ गया। फिर संसाधन नियोजन, जो रिसोर्स प्लानिंग है, वो हम किस प्रकार से करें, वो भी हमारे संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र में आ गई। और लास्ट जो है संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण,
वो किस प्रकार से किया जा रहा है, वो भी संसाधन भूगोल की सीमा के अंतर्गत ही आता है।